मेम्ब्रेन का मैं आपको मॉडल पढ़ाता हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से मॉडल हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए आप सबसे पहले बात जान लें कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हेल्प्स इन स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब आप ये बात समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी हुई तभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेस्ट स्टडी हो पाई। तो आपसे पूछा जाता है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई तो उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की जा सकती है। एनसीईआरटी में 3 सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनकी स्टडी अच्छे से तब हो पाई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी हो पाई। एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम लोग कहते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दूसरा जो है गोल्गी बॉडी है, तीसरा जो है वो है राइबोसोम्स है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए ये स्टडी देखिए, बेस्ट सेल सुटेबल फॉर स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है ह्यूमन आरबीसी है, मतलब मनुष्य की आरबीसी के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करने में मदद मिलती है। ये दोनों पॉइंट जो हैं, ये दोनों के दोनों पॉइंट जो हैं, ये आपके मेडिकल के टिकट में लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करना आसान हुआ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट जो सेल होती है वो ह्यूमन आरबीसी होती है। दोनों बातें आपको अच्छे से दिल और दिमाग में रख लेनी है। आप क्लास 11th में हो, अच्छे से सीखनी इस बात को। देखिए इसके ढेर सारे मॉडल्स आए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए। तो मॉडल्स में सबसे पहला जो मॉडल आया वो ओबर्टन का मॉडल आया। ये देखिए सबसे पहला मॉडल जो आया वो ओबर्टन का मॉडल आया, सबसे पहला मॉडल आया। ये मॉडल 1895 में आया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला मॉडल आया, ओबर्टन मॉडल आया। दूसरा जो मॉडल आया वो गार्टर एंड ग्रेंडल का मॉडल आया। ये दो साइंटिस्ट हैं, गार्टर एंड ग्रेंडल मॉडल आया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए 1925 में। उसके बाद जो है सैंडविच मॉडल आया। इसे डेनली एंड डेविसन ने दिया था। डेनली ने, ये साइंटिस्ट का नाम है, एंड डेविसन ने दिया था। डेनली एंड डेविसन ने इस मॉडल को दिया 10 साल बाद 1935 में। ये देखिए फिर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया। ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है ये 1959 में आया। इस मॉडल को रॉबर्टसन ने दिया था। ये देखिए। फिर देखिए अगला जो मॉडल आया वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया। इसे दिया था सिंगर ने और निकोलसन ने। सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ये मॉडल 1973 में आया। तो टोटल जो मॉडल आए वो आए 5। पहला ओबर्टन का मॉडल आया, गार्टर एंड ग्रेंडल का मॉडल आया, सैंडविच का मॉडल आया, यूनिट मेम्ब्रेन का मॉडल आया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया। इसमें जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अभी तक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो ये वाला है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। तो हमको इन सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनकी सबकी स्टडी करनी है। एक बात आप याद कर लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए, ह्यूमन आरबीसी जो है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। ये देखिए याद कर लीजिए, ह्यूमन आरबीसी जो है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। तो अब हमको करना क्या पड़ेगा, पहली बात तो आप ये समझ लें कि ये शुरू के 4 मॉडल का कोई जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है।
तो मैं पढ़ा देता हूँ आपको, लेकिन आपको याद रहे आपके पुराने क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। जो पुराने क्वेश्चन CPMT के हैं, UPCPMT के हैं, पुराने IPMT क्वेश्चन है, वो सब सॉल्व हो जाएंगे इनसे। शीट आपकी सॉल्व हो जाएगी। और ये जो मॉडल है, लास्ट वाला मॉडल, ये बात NCERT ने एक्सप्लेन किया है, हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे एज यूजुअल NCERT, जैसे NCERT ने लिखा है एज सच एक्सप्लेन करेंगे। तो इन मॉडल्स को इसलिए पढ़ा जाता है ताकि पुराने सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, जो आपको शीट मिलती है उसमें पुराने क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहला मॉडल देखें तो ओवरटन मॉडल है। ओवरटन का मॉडल है। आपको सारे मॉडल में कंपैरिजन करना है कि कौन सा मॉडल क्या कह रहा है। ओवरटन ने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल लेयर है, जो लिपिड की बनी है। बस इतना इन्होंने कहा था। मतलब इन्होंने कहा कि अगर कोई शेल है, ये से कोई शेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये लेयर लिपिड की बनी है। सिंपल सी बात कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है, बस इतना ही कहा इन्होंने। लेकिन जब इन्होंने इसके फ्लूइडिटी और ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा तो ये कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फ्लूइडिटी और प्लाज्मा, इसके फ्लूइडिटी और इसके नेचर के बारे में पूछा तो इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। दूसरा जो मॉडल है, इसका जो दूसरा मॉडल है, वो मॉडल है गॉर्टर एंड ग्रिंडल का मॉडल है। गॉर्टर का एंड ग्रिंडल का मॉडल है। ये देखिए, गॉर्टर एंड ग्रिंडल का मॉडल है। ये मॉडल आप सोचिए कितने चेंजेस आएंगे, आपको कंपेयर करना है। ये देखिए, ये मॉडल कब आया? 1895 में। फेल क्यों हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक्सचेंज कैसे होता है, इसका कोई जवाब ही नहीं दे पाया। ओवरटन का मॉडल। गॉर्टर एंड ग्रिंडल का मॉडल आया 1925 में। इस मॉडल का दूसरा नाम है बाइलिपॉइडल मॉडल। तो देखिए, नाम ही बता रहा है बाइलिपॉइडल मॉडल। तो बाइलिपॉइडल मॉडल क्यों कहते होंगे? बाइलिपॉइडल मॉडल इसलिए कहते हैं, ये मॉडल कुछ नहीं कहता, ध्यान से देखिएगा। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन is composed of plasma membrane is composed of two layers of लिपिड की 2 लेयर से बना है। 2 layers of लिपिड। देखिए, नाम ही देखिए लिखा हुआ बाइलिपॉइडल मॉडल। इन सब लोगों ने स्टडी जो की थी ह्यूमन आरबीसी पे ही किया था। तो 2 मॉडल आया, ये कहते हैं सिंगल मेम्ब्रेन की बनी है, ये कहते हैं डबल मेम्ब्रेन की बनी है। तीसरा देखिए, जो सैंडविच मॉडल है, जो तीसरा मॉडल आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसे हम लोग सैंडविच मॉडल कहते हैं। क्यों सैंडविच कहते हैं? आप ध्यान से देखिएगा। सैंडविच मॉडल कहते हैं। ये तीसरा मॉडल आया, सैंडविच मॉडल कहते हैं, या इसी को हम लोग PLLP मॉडल कहते हैं। PLLP मॉडल कहते हैं। इस सैंडविच मॉडल को जो दिया था, ये 1935 में आया ये मॉडल। इसको दिया किसने? डेनेली ने दिया और डेवसन ने दिया। डेनली और डेवसन ने इस मॉडल को दिया। क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ट्राई लेयर्ड है। ट्राई लेयर्ड माने क्या हुआ? उसमें 3 लेयर है। कितनी सिंपल सी बात है। ये कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 लेयर है। ध्यान रखें, ये दोनों लोग कहते हैं, ये कहते हैं लिपिड की 1 मेम्ब्रेन की बनी है, ये कहते हैं लिपिड की 2 मेम्ब्रेन की बनती है, ये कहते हैं 3 मेम्ब्रेन बनी है। तो इन्होंने कहा कि ये जो शेल है, ये शेल जो है, ये जो इसका न्यूक्लियस है, जहां भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर इसका हम सेक्शन काटे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो हमको कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है। ये देखिए, ये जो मॉलिक्यूल है जिनको मैं ऐसे बना रहा हूं, ये लिपिड के मॉलिक्यूल है। ये देखिए, ये लिपिड के मॉलिक्यूल है। तो ये लिपिड के मॉलिक्यूल की 2 लेयर है। ऐसे ही लिपिड को एक्सप्लेन किया जाता है। ये देखिए, ये लिपिड के मॉलिक्यूल की 2 लेयर है। तो 2 लेयर हो गई। तो इन्होंने कहा, अगर आप इसकी लेंथ फिर से देखें तो ये 20 एंगस्ट्रॉम की है। अब दूसरा देखिए, ये 35 एंगस्ट्रॉम की है। ये जो इसकी विड्थ है, ये 35 एंगस्ट्रॉम की है। तो ये लिपिड की 1 लेयर हो गई। इन्होंने कहा लिपिड की इस लेयर के ऊपर प्रोटीन की ये लेयर पड़ी हुई है। ये देखिए,
प्रोटीन की ये लेयर पड़ी हुई है, एक लेयर प्रोटीन की इस ऊपर से नीचे के ऊपर है और दूसरी लेयर प्रोटीन की नीचे की तरफ है। ये देखिए, तो प्रोटीन की टोटल लेयर कितनी हो गई? मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर प्रोटीन की ये लेयर है, लिपिड की ये लेयर है, लिपिड की ये लेयर है, प्रोटीन की ये लेयर है। ये जो प्रोटीन की लेयर है इसकी लेंथ विड्थ जो है 20 एंगस्ट्रॉम है, इस प्रोटीन की लेयर की भी विड्थ क्या है 20 एंगस्ट्रॉम है। इस तरह से इन्होंने कहा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी टोटल विड्थ जो है 75 एंगस्ट्रॉम है। तो पहला मॉडल कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल लेयर ऑफ लिपिड बनी है, दूसरा मॉडल कहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो लिपिड की दो लेयर की बनी है, तीसरा मॉडल कहता है नहीं लिपिड की एक लेयर है और बाहर बाहर प्रोटीन के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। तो टोटल मॉलिक्यूल मॉडल 3 हो गए। इन मॉडल्स की जो लिमिटेशंस थी, जो कमियां थी, वो ये नहीं बता पाते थे कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी चीज एक्सचेंज कैसे करती है, कोई चीज ट्रांसफर कैसे करती है, मतलब वो एक्सचेंज को नहीं एक्सप्लेन कर पाते थे। इसलिए ये सारे मॉडल फेल होते गए। ये सारे मॉडल ने किसी ने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कोई अच्छे से एक्सप्लेनेशंस नहीं दिए, इसलिए सारे मॉडल फेल हो गए। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जिसको एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है इसका जो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। अभी तक के जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल आए हैं उसमें सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, शायद इसीलिए इसको एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। इस मॉडल को जो दिया गया है, जिस आदमी ने दिया है, जिन्होंने दिया है, उनका नाम था सिंगर और निकोलसन। सिंगर है और दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम निकोलसन है। इन लोगों ने इस मॉडल को सबसे पहले 1973 में दिया हुआ है। ये अभी तक का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है। इसमें फ्लूइड जो है वो नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी है। मोज़ेक जो टर्म है वो अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल बताता है, मतलब मोज़ेक जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन के मॉलिक्यूल। जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है उसके अरेंजमेंट को हम लोग मोज़ेक कहते हैं। ये देखिए, तो इसमें जो शब्द हैं आप इनको सीखना शुरू करें कि ये जो मोज़ेक है ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट बताता है और फ्लूइड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर के बारे में बताया जाता है। इसके बारे में एक कमेंट और है, इसे कहा जाता है, इसके बारे में लिखा जाता है प्रोटीन आइसबर्ग्स, फ्लोटिंग इन ओशन ऑफ लिपिड। मतलब इसे सामान्य भाषा में कभी कभी लोग मजाक में गुलाब जामुन मॉडल कहा जाता है। गुलाब जामुन का मॉडल। गुलाब जामुन का मॉडल इसलिए कहते हैं कि जो रसगुल्ला होता है जैसे रस्सी में टहलता रहता है, ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल लिपिड के मॉलिक्यूल में टहलते रहते हैं। ये कहने का मतलब इसलिए इसको गुलाब जामुन का मॉडल कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें प्रोटीन इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उनमें क्या क्या चीजें हैं सबसे पहले आप देखें। सबसे उसमें पहली बात तो उसमें फास्फोलिपिड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 चीजें हैं। पहला जो है वो फास्फोलिपिड है। पहली बात, ये फास्फोलिपिड जो है 30 से 40% है। ऐसा लिखा नहीं है, सामान्य किताबों में लिखा जाता है, तो आपको ये पढ़ना है, लिपिड के बारे में पढ़ना है। दूसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 तरह के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम पेरिफेरल कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स कहते हैं, पेरिफेरल कहते हैं, या इसे एक्सट्रिंसिक कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा जो होता है उसे हम लोग इंटीग्रल कहते हैं, इंटीग्रल मॉलिक्यूल कहते हैं प्रोटीन के, या इसी को इंट्रिंसिक कहते हैं। ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल की 2 कैटेगरी आप देख रहे हैं, ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल की आप कैटेगरी देख रहे हैं, एनसीईआरटी लिखती है ये इनका क्लासिफिकेशन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पर है, किसको कितने जल्दी निकाल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पर इनका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। प्रोटीन है, लिपिड है, और तीसरी जो बात है इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे कम है। कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन, कार्बोहाइड्रेट का जो वो है ये मात्र 1 से 2% है।
ये जो प्रोटीन है ये परसेंटेज इसका ज़्यादा है, ये लगभग 40 से 60% है। तो प्रोटीन के क्लासिफिकेशन किस आधार पर है, ध्यान रखना है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पर क्लासिफिकेशन है। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 3 चीजें हैं। पहली जो चीज है वो लिपिड है, दूसरी जो चीज है वो प्रोटीन है, और तीसरी चीज जो चीज है कार्बोहाइड्रेट है। ये मॉडल इसलिए सफल है क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मतलब उसके नेचर के बारे में और इसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। तो हम आपको सबसे पहले क्या पढ़ाएं, हम आपको लिपिड पढ़ाएं, हम आपको प्रोटीन पढ़ाएं और हम आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएं। तो सबसे पहले आइए इन तीनों का क्लासिफिकेशन देखते हैं, कैसे कैसे बनाया गया है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऐसे आप यहाँ खींच दीजिए, बहुत परेशान मत होइएगा, ध्यान सोचिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये सेल का ये जो मेम्ब्रेन है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इस सेल के बगल से कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट होती है, मान लीजिए ये ब्लड है, अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट होती है तो उस सेल के अंदर भेजी जाती है। अमीनो एसिड हो गए, जो भी न्यूट्रिएंट है उस सेल के अंदर जाते हैं। तो आखिर वो सेल से ट्रांसफर कैसे होते हैं ये आपको सीखना है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्चुअली बनी किसकी है, यही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो कभी भी अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं तो सबसे पहले आप लिपिड के बारे में डिस्कशन कर लें, लिपिड लिखें और उसके बारे में पूरी बात कर लें। तो लिपिड न लिखे आप इसको फास्फोलिपिड लिखें, ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे लिख लीजिए कि भाई देखिए ये फास्फोलिपिड है, ऐसे लिख लीजिए तो अच्छा लिखेगा। और अगर फास्फोलिपिड ना हो तो आप इसको लिख लीजिए फास्फोग्लिसराइड है, फास्फोग्लिसराइड्स। तो ये लिपिड के मॉलिक्यूल है। इसका पहले फंक्शन लिख देता हूँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइडिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइडिटी। आपको ये देखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फ्लूइडिटी है उसका कारण जो है ये लिपिड के मॉलिक्यूल है। अगर आप लिपिड के मॉलिक्यूल को देखिए तो ये लिपिड के मॉलिक्यूल कुछ ऐसे दिखाई पड़ते हैं। ये जो एंड होता है इसे पोलर कहते हैं, ये जो एंड होता है इसे नॉन पोलर कहते हैं। पहली बात आप ये समझ लीजिए, ये जो एंड है ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर के मूवमेंट को अलाउ करता है। ये मतलब जो पोलर एंड है वो हाइड्रोफिलिक है। पोलर नॉन पोलर क्यों कहते हैं हम आपको भी सिखाते हैं। ऐसा सोचिए जो वकील अपने लायर्स जो अपने सिर में यहाँ पे जो आप टाई लगाते हैं, यहाँ से गले के पास जो है पोलर है और ये जो लटका हुआ है नॉन पोलर है। तो ये हाइड्रोफिलिक है, गले के पास है, गले से प्यार करता है, ये गले से दूर है तो गले से विरोध करता है। तो इसका जो पोलर एंड है हाइड्रोफिलिक है, और ये देखिए इसका जो नॉन पोलर एंड है ये हाइड्रोफोबिक है। मतलब ये हुआ कि वाटर की मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, इसका सेंस ये होता है। अगर हम कहें ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कारण इस लिपिड के मॉलिक्यूल को हम लोग एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। देखिए बहुत ही बारीक बारीक चीजें हैं जो आपको सीखनी है, अगर आप सीख जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ये देखिए मतलब अब अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फिगर बनाऊं, यहाँ पर देखिए अगर मैं ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फिगर बनाता हूँ इस तरह से, यहाँ पर ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फिगर बनाता हूँ तो ये देखिए अगर ऐसे बना जाता है, आप ये समझिए कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के में लिपिड का मॉलिक्यूल ऐसे बीच बीच में पड़ा हुआ है, ऐसे ये देखिए ऐसे बीच बीच में ऐसे। तो अब ये बीच बीच में गैप भी है जहां पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल पड़े। तो लिपिड के जो मॉलिक्यूल है उनको आप देखिए तो ऐसे ही बीच बीच में पड़े हुए हैं। तो ये लिपिड के मॉलिक्यूल मान लीजिए इससे में इसके बीच में प्रोटीन भी आ जाएगी, तो इसलिए उसका स्पेस छोड़ रहे हैं। ये देखिए ये लिपिड के मॉलिक्यूल पड़े हैं, इनकी 2 लेयर पड़ी हुई है। ये पहले आप ये समझ लीजिए कि इनकी 2 लेयर पड़ी हुई है। ये थोड़ा सा इनको बड़ा कर दिया जाए ताकि आपको गैप न लगे। ऐसे लिपिड के मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पड़े हुए हैं ऐसे। मतलब कुल मिला के ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल है, अगर ये वाटर है, ये प्रोटीन किसी में बना देता हूं मैं, इस पेन से प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रोटीन इसका देखिएगा कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे लगे हुए हैं। ये देखिए यहां पर देखिए ये कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जो ये सरफेस पे लगे हुए हैं। मैं फिगर ही बना देता हूं। ये देखिए ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जो सरफेस पे लगे हुए हैं। कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जो धंसे हुए हैं, या कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जो आर पार हैं। ये देखिए
ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जो आर पार है, मतलब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार है। तो ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो आर पार है, इन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को हम लोग टनल प्रोटीन कहते हैं। बंद कर दीजिए, क्या है ये भैया जी? अब आपको ये देखना है कि देखिए ये जो मैं इस पेन से बना रहा हूँ ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल है। तो जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार हैं, ये देखिए प्रोटीन के मॉलिक्यूल का पहला अरेंजमेंट देख लीजिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन की बात होने लगी। तो कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जो आर पार हैं, तो इन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को हम लोग टनल प्रोटीन कहते हैं। इनका फायदा ये है कि अगर आप ये बात समझ पा रहे हो, ये बात समझ पा रहे हो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे गोल गोल चलेगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इस प्रोटीन का नाम टनल प्रोटीन है। यहाँ देखिए ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल है जो इसमें एम्बेडेड हैं, धंसे पड़े हुए हैं। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल है जो एम्बेडेड हैं और ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल है जो एम्बेडेड है। मतलब अगर आप समझें तो मेम्ब्रेन जो है गजब की इसका नेचर ने अरेंजमेंट किया है इस मेम्ब्रेन में। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये लिपिड के मॉलिक्यूल है, जो आप ऐसे देख रहे हैं। यहाँ देखिए ये लिपिड के मॉलिक्यूल है, ये लिपिड के मॉलिक्यूल है। तो अब आप लिपिड के मॉलिक्यूल को ऐसे देख रहे हैं, ये जो व्हाइट कलर के लिपिड के मॉलिक्यूल है ये लिपिड के मॉलिक्यूल है, या यहाँ बना लीजिए। तो ये लिपिड के मॉलिक्यूल की दो मेम्ब्रेन है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो अगर आप लिपिड के मॉलिक्यूल के बारे में लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए कि लिपिड का मॉलिक्यूल जो है बाइलेयर्ड है। पहले इसके बारे में एक्सप्लेन तो हो जाए कि ये बाइलेयर्ड है लिपिड का मॉलिक्यूल। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये इसका कौन सा एंड है तो आप कहेंगे सर ये इसका पोलर एंड है। पोलर एंड क्यों है? क्योंकि पोलर एंड इसलिए है क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ अरेंज है। देखिए अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये बीच का एरिया मानते हैं तो ये बाहर की तरफ ही तो है, लेकिन अगर हम आपसे पूछे ये कौन सा एंड है तो आप कहेंगे सर ये नॉन पोलर एंड है, ये नॉन पोलर एंड है। मतलब लिपिड के मॉलिक्यूल में दो एंड है, एक पोलर एंड और एक नॉन पोलर एंड है। अभी आप यहाँ देखिए कि पोलर एंड और ये नॉन पोलर एंड है। अगर यहाँ पर पानी आप डाल देते हैं तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये पोलर एंड वाटर के मूवमेंट को अलाउ करेगा, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल अलाउ करेगा। मतलब ये पोलर एंड वाटर के मूवमेंट को अलाउ करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं नॉन पोलर एंड के बारे में क्या कहते हैं, ये एंड क्या करेगा, वाटर के मूवमेंट को अलाउ करेगा नहीं करेगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं करेगा। इसके लिए आप एनसीईआरटी ने एक टर्म लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा है नॉन पोलर एंड, नॉन पोलर एंड, नॉन पोलर एंड, नॉन पोलर एंड prevents plasma membrane from aqueous environment। ये देखिए एनसीईआरटी ने ये लिखा है। मतलब आपको लिपिड के बारे में ये मॉलिक्यूल समझना है। ये तो अब लिपिड के बारे में क्या क्या बात हो गई। फास्फोलिपिड है, फ्लूइडिटी के लिए जिम्मेदार है, याद रखिएगा। इसके पोलर एंड को हाइड्रोफिलिक कहते हैं, नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक है, इसलिए इसको एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। और ये जो नॉन पोलर एंड है ये वाटर के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि नॉन पोलर एंड प्रिवेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। अब आपसे मैं अगर कहूं ये बात सीखिए, ये बात आप सीखिए कि अगर ये अमीबा की सेल है, समझिए इस बात को कि ये अमीबा की सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब अमीबा जब खाना देखता है तो ऐसे रहता है, बदल जाता है। तो आप कहेंगे सर अमीबा बदलने के बाद ये देखिए इसकी जो शेल की शेप है वो बदल जाती है। तो ये जो ऐसा क्यों होता है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप क्यों बदल जाती है? अमीबा की सेल हो गई, WBC हो गई, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप बदल क्यों जाती है? उसका कारण ये है कि इस लिपिड के मॉलिक्यूल में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है। आपको ये बात सीखनी है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो किसमें है, इन लिपिड मॉलिक्यूल। जो लिपिड के मॉलिक्यूल है उसमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, और इसी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, फ्लूइडिटी है। आपको ये बात सीखनी है, फ्लूइडिटी है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या हुआ आप ये समझिए। फ्लिप फ्लॉप का मतलब ये हुआ कि ये जो लिपिड का मॉलिक्यूल है एक पोल से दूसरे पोल पे ऐसे मूव करता है। ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट केवल लिपिड के मॉलिक्यूल में है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल में नहीं है। तो लिपिड के बारे में क्या क्या याद करना है कि ये फास्फोलिपिड या फास्फोग्लिसराइड है, फ्लूइडिटी के लिए जिम्मेदार है, ये पहला याद कर लीजिए।
इसके पोलर एंड जो है हाइड्रोफिलिक है, नॉन पोलर एंड क्या है, हाइड्रोफिलिक, इसलिए हाइड्रोफोबिक, इसलिए इसको एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। नॉन पोलर एंड जो होता है इसको वाटर से बचाता है, वाटर को अंदर नहीं आने देता है, ये आपको याद रखना है। और इस लिपिड के मॉलिक्यूल में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट मतलब लिपिड का ये मॉलिक्यूल इस तरफ जाता है, लिपिड का ये मॉलिक्यूल इस तरफ जाता है, इसलिए ये जो अमीबा होती है ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप को चेंज कर सकती है। ये कहने का मतलब है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप चेंज हो रही है वो लिपिड के मॉलिक्यूल के फ्लिप फ्लॉप के कारण है। तो अगर आपसे मैं पूछूं इस फ्लूइडिटी का कारण कौन है, ये जो नेचर है, तो आप कहेंगे सर इस फ्लूइडिटी का कारण लिपिड है। क्या है? लिपिड है। और फ्लिप फ्लॉप माने क्या हुआ कि यहाँ का मॉलिक्यूल लिपिड का यहाँ जा रहा है और यहाँ का लिपिड मॉलिक्यूल यहाँ आ रहा है। इस मूवमेंट को कौन सा मूवमेंट कहते हैं? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। मैं बार बार कह रहा हूँ, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट केवल लिपिड के मॉलिक्यूल में है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल में नहीं है। इसका पूरा ध्यान आपको रखना है। तो अब देखो बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी स्टेबिलिटी कौन देता है? तो अगर आप यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख रखा है, कोलेस्ट्रॉल टर्म लिखा है। तो आप ये देखिए, लिपिड के मॉलिक्यूल के बीच बीच में एक खास तरह के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। ये बात आप समझें, यहाँ पर ऐसे बीच बीच में ये मॉलिक्यूल पड़े हैं, जिस मॉलिक्यूल के कारण ये जो मेम्ब्रेन है ये स्टेबल है। स्टेबल मतलब ये हुआ कि जैसे सोचिए ये सेल है, मान लेते हैं ये सेल है, इस सेल का नाम आरबीसी है। तो आखिर आरबीसी की मेम्ब्रेन फ्रैक्चर क्यों नहीं होती है? भाई ऐसे ही कोई मेम्ब्रेन होगी, तो आखिर आरबीसी की मेम्ब्रेन फ्रैक्चर क्यों नहीं हो रही? इसमें स्टेबिलिटी कहां से आई है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी का कारण कौन है, तो आपको जवाब देना है कोलेस्ट्रॉल। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये यूकैरियोटिक सेल पे स्टेबिलिटी देता है। मतलब अगर यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वहां पर स्टेबिलिटी देता है, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसकी जगह पर, इस कोलेस्ट्रॉल की जगह पर एक खास तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, उनको होपानाइट्स कहा जाता है, ये स्टेबिलिटी देते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी का कारण कौन है, स्टेबिलिटी मतलब अस्थायित्व तो कहां से आ रही है, कैसे ये मजबूत है? तो स्टेबिलिटी का कारण ये है, यूकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल है और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन है? होपानॉइड्स। इसका पूरा ध्यान रखना है आपको। अब इसके तीसरे सेगमेंट की बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं। तो अगर प्रोटीन के मॉलिक्यूल की बात करें तो प्रोटीन का जो अरेंजमेंट है, जो उसका अरेंजमेंट है इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल का, इसी अरेंजमेंट को हम लोग मोज़ेक कह रहे हैं। आप इसका मॉडल का नाम देखिए क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो जो मोज़ेक टर्म है, मोज़ेक माने उसका जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है, उसी अरेंजमेंट को हम लोग मोज़ेक कह रहे हैं। प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है, आप एनसीईआरटी पे ध्यान रखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे है। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे है। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन माने उनको निकालने के आधार पर है। तो आप प्रोटीन के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट देखिए, कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जो आर पार हैं, जो कुछ इसमें धंसे हुए हैं, और कुछ जो इसकी सरफेस पे लगे हुए हैं। तो वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो सरफेस पे पड़े हुए हैं, उन प्रोटीन के मॉलिक्यूल को हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, या इन्हीं को एक्सट्रिंसिक कहते हैं। चाहे पेरिफेरल कहें और चाहे इनको एक्सट्रिंसिक कहें। तो अब आप प्रोटीन के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट देखिए। सबसे पहली जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है उसे हम लोग पेरिफेरल कहते हैं, पेरिफेरल कहते हैं, या इसी को हम लोग एक्सट्रिंसिक कहते हैं। पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक कहते हैं। आपको इनके बारे में क्या लिखना है? प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे पड़े हैं। प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि ये सॉल्युबल है एंड अनस्टेबल है। सॉल्युबल है एंड अनस्टेबल है, मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है ये सरफेस पे पड़ा हुआ है, सॉल्युबल है लेकिन अनस्टेबल है। आप एक बात और लिख सकते हैं, कैन इजिली रिमूव्ड, इनको निकालना आसान है। ठीक वैसे जैसे आप मिठाई खाते हैं, उसके ऊपर कोई ड्राई फ्रूट रहता है, फट से आप निकाल लेते हैं। तो जो सरफेस पे लगा है उसे पेरिफेरल कहते हैं या एक्सट्रिंसिक कहते हैं। इसकी जो दूसरी प्रोटीन है उसे हम लोग इंटीग्रल कहते हैं, या इसी को हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा कि ये पार्शियली माने थोड़ा सा, पार्शियली या कंप्लीटली, दोनों बात लिखा है। पार्शियली या कंप्लीटली
एम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एम्बेडेड इन लिपिड लेयर, बाइलेयर। अब लिखिए एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। लिपिड की जो बाइलेयर है उसमें या तो ये लिपिड बाइलेयर, पहले पूरी बात हो जाए फिर ये देखा जाए। ये देखिए कुछ आर पार है और कुछ धसे हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं इनको हम लोग इंटीग्रल कहते हैं। जो आर पार है, जो धसे हुए हैं, इंटीग्रल है। अगर आपको इनके बारे में लिखना है तो लिखिए ये सॉल्युबल है एंड स्टेबल है, मतलब इनको आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं इस प्रोटीन का फंक्शन क्या है, तो आप कहेंगे सर प्रोटीन का फंक्शन है, ये जो प्रोटीन के चैनल्स हैं, बाहर की कोई भी चीज है अंदर चली जाएगी, अंदर की कोई चीज है बाहर चली जाएगी। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल के बारे में एक बात और मैं इस पे जो छूटा जा रहा है कि ये प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल हैं, ये जो प्रोटीन है इनके जो मॉलिक्यूल हैं आपको याद रखना है इनमें लेटरल मूवमेंट है। आप इंसर्ट मिला लीजिएगा, लिखा हुआ है इसमें कैसा मूवमेंट है, लेटरल मूवमेंट है। लेटरल मूवमेंट माने क्या, ऐसे बगल बगल में से घड़ी हिलती ऐसे हिलते रहते हैं। और दूसरी बात, इस प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, जो सेल के बाहर आगे पीछे जो भी चीजें सेल में ट्रांसफर होती हैं, चाहे अंदर से बाहर ट्रांसफर हो, चाहे अंदर से बाहर से अंदर ट्रांसफर हो, इनका जो भी मतलब जिम्मेदारी है वो सारी चीजें प्रोटीन के मॉलिक्यूल के पास होती है। लास्ट में इसका एक सेगमेंट और देख लीजिए। एक पन्ने में पता है कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट देख लीजिए ये 1% है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट का फिगर बनाए इसी में कहीं पर कार्बोहाइड्रेट बनाने का प्रयास करें, ये देखिए ये मॉलिक्यूल जो है ये कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है। इसके दो चांस हैं, या तो ये लिपिड से लगा होगा या तो ये प्रोटीन से लगा होगा। जब ये लिपिड से लगा होगा तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड। जब ये लिपिड से लगा होगा तो इसका नाम ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा। जब ये प्रोटीन से लगा होगा तो इसका नाम ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। दोनों ध्यान रखना है आपको। मतलब कार्बोहाइड्रेट पूरे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 1% है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये वाला ये 1% है। अगर ये देखिए लिपिड से लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा। समझिए इस बात को। और अगर प्रोटीन से जुड़ा होगा तो इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। अगर आपसे इसका फंक्शन पूछे कि इस सेल में इसका फंक्शन क्या है तो सीधे इसका फंक्शन लिखिए। इसका फंक्शन है सेल टू सेल इंटरेक्शन। सेल टू सेल इंटरेक्शन, एक सेल दूसरे सेल को जो पहचानती है वो कार्बोहाइड्रेट का पहचानती है। इस बोर्ड पे 3 बड़ी बातें लिखी गई है, इस बात को आप समझें। इस बोर्ड पे 3 बड़ी बातें क्या लिखी हुई हैं, ये बात समझिए कि कोलेस्ट्रॉल और होपनॉइड्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोटिक सेल में इसको स्टेबल बना रहा है, होपनॉइड्स प्रोकैरियोटिक सेल में इसको स्टेबल कर रहा है। प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है 3 तरह से अरेंज है। जो सरफेस पे है उन्हें एक्सटेंसिव कह रहे हैं, जो हल्का सा धंसे हैं या जो आर पार हैं उन्हें हम इंटेंसिव कह रहे हैं, और जो सरफेस पे उनको निकालना आसान है, लेकिन जो धंसे हुए जो आर पार है उनको निकालना आसान नहीं है। ये 2 बात हो गई। और कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे लगा है, तो अगर वो लिपिड से जुड़ा है तो उसे ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, प्रोटीन से जुड़ा है तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, और वो एक सेल से दूसरे सेल के इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये है इसकी खास बात। तो देखिए फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए सबसे पहला जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है सेल ग्रोथ। मतलब जो सेल का ग्रोथ होता है वो उसमें हेल्प प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहती है। दूसरा देखिए सेलुलर सिक्रीशन में मदद करती है। ये सब बहुत बेसिक फंक्शन है, आपको सारे फंक्शन कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, तो बहुत परेशान नहीं होना है, बेसिक तरीके से सीखना है। 2 चीजें हो गई, सेल ग्रोथ हो गई, सेल सिक्रीशन हो गया। तीसरा फंक्शन देखिए जो सेल का है ये आपको सीखना है। एक शब्द होता है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मतलब यह हुआ, इंडोसाइटोसिस माने हुआ सेल जो है इसमें जो कोई चीज आती है तो इसे इंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसको सामान्य भाषा में हम लोग बल्क ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इंडोसाइटोसिस मतलब समझिए इसका। तो अगर आप इसका मतलब समझते हैं, बहुत बेसिक सी बात अमीबा में आपको पहले पढ़ा जाता है कि देखिए इसके फर्दर 2 टाइप होते हैं। एक टाइप होता है जिसे हम लोग फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फेगोसाइटोसिस मतलब ये हुआ
इसकी सामान्य भाषा हुई सेल ईटिंग। जब सेल किसी चीज़ को खाती है तो इसे हम लोग फेगोसाइटोसिस कहते हैं। जिस चीज़ को खाती है अगर वो सॉलिड फूड है, मतलब फूड सॉलिड है, तो उस फूड को हम लोग फेगोसोम कहते हैं। फेगोसोम, जैसे फिगर देखिए, ये अमीबा है, ये इसकी शेल है, ये कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आपने अगर यहाँ पर सॉलिड फूड रख दिया तो ये सॉलिड फूड फेगोसोम है। अब होता क्या है, अगर आपको पता होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना रूप चेंज कर देती है, फूड को अंदर ले आती है दूसरे फिगर में। तीसरे फिगर में देखिए फूड सेल के अंदर चला आता है। तो ये जो सॉलिड फूड है, इस सॉलिड फूड को फेगोसोम कहते हैं। जब इसे सेल खाती है तो इसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं, हमारी बॉडी में जो WBC है ऐसा करती है। इसका दूसरा एक टाइप और है जिसे हम लोग पिनोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस का सिंपल सी मीनिंग है कि सेल ड्रिंकिंग करती है। आप ऐसा मत सोचिए केवल आप ही ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक मतलब पीने से मतलब है मेरा, नहीं तो तुम कह दो हमको पीनी है। अरे गाना तो सुना होगा ना, ये वाला गाना सुना है? कौन सा? क्या लिख रहा हूँ बोर्ड पे देखो तो, हमको क्या है, पीनी है। क्या पीनी है? हम नहीं कह रहे हैं, ये सेल कह रही है। तो देखिए, जो लिक्विड फूड होता है सेल में, अगर कोई सेल लिक्विड फूड खा रही है, लिक्विड फूड खा रही है, तो इस लिक्विड फूड को हम लोग पिनोसोम कहते हैं। ये देखिए, इसे सेल ड्रिंकिंग कहा जाता है। मतलब अगर आप सोचिए ये कोई सेल है, ये देखिए इसके पास अगर आपने लिक्विड फूड रखा और सेल ने इसे ईट कर लिया, तो इसे हम लोग पिनोसाइटोसिस कहते हैं। ये इंडोसाइटोसिस के दो टाइप हो गए। इसका एक तीसरा टाइप और है, ये देखिए एक्सोसाइटोसिस है। एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, चाहे इसे एक्सोसाइटोसिस कहें या इसे इमायोसाइटोसिस कहें, इमायोसाइटोसिस कहें, इमायोसाइटोसिस कहें, या इसी को हम लोग सेल वॉमिटिंग कहें। जो मान कहे आपको कह सकते हैं, सेल वॉमिटिंग कहें। ये देखिए, तो इसमें होता क्या है, देखिए इसका होता क्या है कि अगर ये सेल है और इसके अंदर कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, इस मटेरियल को सेल ने बाहर कर दिया, तो इसे हम लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इन सारे फंक्शन में आप ध्यान से देखिए, सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, इसका ध्यान रखना है आपको। फिर और देखिए तो और क्या क्या फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ये देखिए, नर्व कंडक्शन, नर्व का जो कंडक्शन है उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सीधा सा रोल है। नर्व का कंडक्शन जो होता है, नर्व सेल में जो कंडक्शन होता है उसमें भी सीधा रोल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। अगला देखिए, आपने ये पढ़ा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा सब लोगों ने, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है, ये देखिए, अगर लिखना चाहे इसकी मीनिंग लिखी जाए कि मूवमेंट ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ये देखिए, इसमें क्या होगा, आप कहेंगे सर इसमें एटीपी रिक्वायर होगी, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है। इस बात को एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, देखिए एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल लिखा है सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप लिखा है। तो ये सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप कहाँ पाया जाता है, ये सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप यहाँ पाया जाता है। ये देखिए, ये शेल है, ये शेल है। इस सेल को अगर आपने पढ़ा होगा तो ये नर्व सेल है, ये नर्व सेल है। इसमें ऐसे डेंड्राइट्स एक्सान पड़े होते हैं। तो इसमें 3 सोडियम का मॉलिक्यूल बाहर पंप होता है, लोअर टू हायर। यहाँ लोअर कंसंट्रेशन सोडियम का, यहाँ हायर है, और इसके बदले 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल अंदर आता है, लोअर टू हायर। तो इसमें एनर्जी खर्च होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होती है। दूसरा देखिए, इसका एक और पार्ट देख लीजिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद, ऑस्मोसिस देख लीजिए। अच्छा, यहाँ जो भी हो रहा है, ये जो सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज हो रहा है, किसके क्रॉस हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रहा है। ऑस्मोसिस देख लीजिए, अगर आपको इसकी डिफिनीशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं।
इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है। जैसे इसकी कंडीशंस देख लीजिए कि कौन सी कंडीशन है जिसमें ये काम कर रहा है। जैसे देखिए, अगर आरबीसी है, इस आरबीसी को अगर आपने आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा तो इसके शेप में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ये देखिए, अगर इसी आरबीसी को आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा तो ये जो है स्वेल कर जाती है या कभी कभी बर्स्ट कर जाती है। इसी आरबीसी को अगर आपने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा तो ये श्रिंक कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर जो भी आरबीसी आप नाम ले रहे हैं उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही तो है। अगर स्वेल कर गई तो पानी अंदर गया, श्रिंक कर गई तो पानी बाहर गया। तो ये जो सारे फंक्शंस आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, सेल ग्रोथ हो गया, सेलुलर सिक्रीशन हो गया, इंट्रोसाइटोसिस हो गई, एक्सोसाइटोसिस हो गई, नर्व का कंडक्शन हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑस्मोसिस हो गई, ये सारी चीजें खास करके आप इसको ध्यान रखेंगे। ये सारे फंक्शन किसके हैं? ये सारे फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हैं। ठीक है।